हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे साइंस 1000 टारगेट सीरीज़ के अगले 50 प्रश्नों को, जो कि यह 7वां वीडियो होगा जिसमें हम कवर करेंगे अगले 301 से 350 वाले प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित जो करता है वो करता है थैलेमस। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। बात करें थैलेमस की, तो यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है जो कि दर्द को एहसास कराता है, ठंडेपन को एहसास कराता है तथा गर्माहट को भी एहसास कराता है। अब अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने को साथ जुड़ा होता है? तो देखिए दोस्तों, सुनने का जो लोब होता है वो होता है टेम्पोरल लोब, यानी कि कनपट्टी का भाग। देखिए दोस्तों, इसमें बात करें फ्रंटल लोब की, तो फ्रंटल लोब जो रहता है वो चलना दौड़ना लिखना जैसा जो ऐच्छिक क्रिया होती है उसका जो केंद्र होता है। टेम्पोरल लोब आपको पता ही है कि यह जो सुनने के साथ जुड़ा होता है। बात करें पेरिटल लोब की, तो पेरिटल जो लोब होता है वो ज्ञान तथा स्वाद का जो केंद्र होता है, और ऑक्सीपोटल जो लोब होता है जो दोस्तों वो देखने का केंद्र होता है। अगला प्रश्न, मेनिंजिस में संक्रमण और सूजन के साथ कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजिस संक्रमण में देखिए दोस्तों, इसमें मेनिंजाइटिस रोग होता है। बात करें मेनिंजाइटिस रोग की, तो ये जो रहता है ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की जो मेनिंजिस झिल्ली रहती है उसको प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किस की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएक्सोफ्लोग्राम, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क की कार्यविधि का जो अध्ययन किया जाता है वो उसमें ईईजी का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव शरीर की मांसपेशी की गतिविधि को जो नियंत्रित करता है वो मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये दोनों ही मानव शरीर की मांसपेशी की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। अब अगला प्रश्न, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, और पहले ऑप्शन में इसने इंग्लिश में दे रखा है और दूसरे ऑप्शन में इसने हिंदी में दे रखा है, यानी अपना सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता करता है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। अगर बात करें ऑप्शन बी की, तो ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट को भी मतलब WBC का एक नाम होता है ल्यूकोसाइट। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, क्योंकि WBC और ल्यूकोसाइट दोनों ही एक ही होते हैं। बात करें WBC की, तो WBC का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है अस्थिमज्जा में, और अगर इनकी संख्या की बात करें तो वो 1.5 लाख से 4 लाख के बराबर होती हैं। अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो ये इनका जीवन जो होता है वो 2 से 4 दिन तक रहता है। अब अगला प्रश्न, RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो RBC की संख्या जो ज्ञात की जाती है वो ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर से, ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। बात करें RBC की, तो इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। अगर इसके निर्माण की बात करें दोस्तों, तो उसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। बात करें अगर इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या लगभग 50 लाख के बराबर होती है। इसके जीवन काल की बात करें दोस्तों, तो इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर का जो कुल वजन होता है उसका लगभग 7% रक्त उसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो देखिए दोस्तों, रक्त में प्लाज्मा की बात करें तो वो 60% होता है। इसके अलावा 40% जो रहते हैं वो रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये 40% होती हैं। अब अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती हैं, तो क्या होती हैं? तो वो होती है पारगम्य, यानी कि इसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, और इसमें कई भी पदार्थ रहते हैं जो कि इधर से उधर उसमें पारगम्य हो जाते हैं, इधर से उधर उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना सही आंसर यही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न,
गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य होता है? तो गोल्जिकाय का जो प्रमुख कार्य रहता है वो रहता है स्त्रावण यानी सिक्रेशन का कार्य रहता है। और गोल्जिकाय यानी गोल्जी बॉडी जो रहती है वो राइबोसोम का सिक्रेशन करती हैं। अब अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बात करें कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका, ये तीनों जो रहते हैं ये कोशिका पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये तीन जो रहती हैं मनुष्य कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण रहता है वो रहता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति देखिए दोस्तों, ये मानव जो सेल रहती है उसमें नहीं पाया जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करें तो वो होगा प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? तो सेल का जो नाम दिया था वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज करी थी। बात करें ल्यूवेनहॉक की, तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करी थी। और बात करें ब्राउन की, तो ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज करी थी। अब अगला प्रश्न, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? तो डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप जो दिया था वो दिया था वॉटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो होता है राइबोसोम से। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन रहता है वो क्रिस्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें क्रिस्टी की, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक उंगली नुमा संरचना होती हैं। और देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए पाया जाता है। अब अगला प्रश्न, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे भारी अगर अक्रिय गैस की बात करें तो वो होगी रेडान। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, अक्रिय गैसों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था दोस्तों हाइगेंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। फ्लोंग की बात करें तो उन्होंने ऊर्जा क्वांटा की खोज करी थी। और माइकल फेराडे ने डायनेमो और एक और खोज करी थी विद्युत चुंबकीय की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? तो क्यों दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों, हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में परावर्तित होती है तो उसके कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। बाकी जो कलर रहते हैं वो बाकी जो कलर रहते हैं वो घास उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं, बाकी हरे रंग को वो परावर्तित करती है, जिसके कारण हमें सभी घास का रंग जो रहता है वो हरा दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पूरा इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में देखा था। इंद्रधनुष में जो अंदर की जो और कलर रहता है वो रहता है बैंगनी रंग, और बाहर की जो और रहता है वो लाल रंग रहता है। बात करें मध्य रंग की तो वो रहेगा हरा। तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग। अब अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो कैंसर के उपचार के लिए अगर प्रयुक्त गैस की बात करें तो वो होगी रेडोन गैस। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, लेंस किससे बनता है? तो देखिए दोस्तों, लेंस का जो निर्माण होता है वो होता है फ्लिंट कांच से। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। बात करें पायरेक्स कांच से, तो पायरेक्स कांच से जो प्रयोगशाला के बीकर होते हैं यानी कि उपकरण होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। अब अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, फोटोग्राफी में जो किया जाता है वो किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें फॉर्मिक एसिड की, तो उसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा CH2O2। बात करें ऑक्जेलिक एसिड की तो उसका बनेगा C2H2O4। बात करें साइट्रिक एसिड की तो उसका बनेगा C6H8O7।
बात करें एसिटिक एसिड की तो उसका बनेगा CH3COOH। अब अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? तो देखिए दोस्तों, वो रहेगा आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर। प्राकृतिक जो रबर रहता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न, नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या रहता है? तो नाखून पॉलिश जो रिमूवर रहती है दोस्तों उसमें एसीटोन रहता है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, जो स्वतंत्र अवस्था में धातु रहती है वो रहती है सोना। बाकी एल्यूमिनियम, लोहा और सीसा तीनों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अब अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो देखिए दोस्तों, ये सवाल तो आप सभी को पता होगा कि कौन सी किरण जो मतलब पराबैंगनी किरणें रहती तो वो ओजोन लेयर के कारण नहीं आ पाती। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमीबा जनन करता है तो अमीबा जो जनन करता है वो किसके द्वारा करता है? तो वो द्विविखंडन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो कॉलर की हड्डी रहती है उसे क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर में सैंडल जोड़ों यानी सैडल जॉइंट की संख्या कितनी होती है? तो सैडल जॉइंट जो रहते हैं वो रहते हैं 2। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? तो देखिए दोस्तों, छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है वो आमाशय से जुड़ा होता है। बात करें ग्रहणी की तो ग्रहणी को प्रक्वाशय भी कहते हैं। अगला प्रश्न, लैंगरहैंस द्वीप कोशिका किस स्थित होती हैं? तो कहाँ पर होती हैं? तो वो होती है अग्नाशय ग्रंथियों में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो देखिए दोस्तों, मनुष्य की जो मुख गुहा रहती है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। बात करें इन 3 जोड़ी लार ग्रंथि की तो वो रहती है सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और एक पैरामेटिड। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात की बात करें तो वो रहेगा 600:A। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रहेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो इसका सिंबल रहता है CO, ऑक्सीजन का O2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 रहता है और नाइट्रस ऑक्साइड का N2O रहता है। अगला प्रश्न, रक्त में आरबीसी की वृद्धि वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अगर रक्त में आरबीसी की वृद्धि हो जाती है तो उसे पॉलीसिस्थीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका इलाज क्या है? तो इसका जो इलाज रहेगा वो रहेगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप खा सकते हैं उसमें। अगर बात करें बेकिंग सोडे की तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम रहेगा वो रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका अगर सूत्र रहेगा वो रहेगा N2SCO3। अगला प्रश्न, डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए दोस्तों, डॉल्फिन जो रहती है वो स्तनधारी रहती हैं तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, स्तनी वर्ग में। अब अगला प्रश्न, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? तो सूर्य में जो रहेगा वो हाइड्रोजन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। बात करें सूर्य की तो सूर्य का जो नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है। अब अगला प्रश्न, लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? तो लेड पेंसिल में दोस्तों ग्रेफाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। बात करें ग्रेफाइट की तो ये एकमात्र ऐसी अधातु होती हैं जो कि विद्युत की सुचालक होती हैं। अब अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो देखिए दोस्तों, मछलियों का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। बात करें विटामिन ए की तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम रहेगा वो रहेगा रेटिनॉल। बात करें विटामिन ई की तो उसका रासायनिक नाम रहेगा दोस्तों टोकोफेराल। बात करें विटामिन सी की तो उसका रासायनिक नाम रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड और बात करें विटामिन डी की तो उसका रासायनिक नाम रहेगा दोस्तों कैल्सीफेराल। अब अगला प्रश्न, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था?
तो देखिए दोस्तों, विटामिन शब्द जो दिया था वो दिया था सी फंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर बात करें विटामिन की खोज की तो इन्होंने करी थी, सी फंक के द्वारा की गई थी और ये सन 1912 में करी गई थी। अब अगला प्रश्न, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो आंखों की रोशनी के लिए जो रहेगा वो रहेगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें विटामिन ए की तो विटामिन ए जो रहता है वो गाजर में सर्वाधिक रहता है। अब अगला प्रश्न, किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो कौन सी अक्रिय गैस होती है जिसका विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आर्गन गैस का। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों, थोरियम जो रहता है वो भारत का एकमात्र ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि भारत में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। बात करें थोरियम की तो थोरियम का परमाणु क्रमांक होता है 90 और बात करें इसके परमाणु भार की तो वो रहेगा 232। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर में जो पाया जाता है वो सबसे अधिक खनिज पदार्थ रहता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।